नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। तो एनसीईआरटी पर आधारित ये क्लास बीपीएससी टीआरई 4 के लिए हमारी स्टार्ट हो चुकी है। बायोलॉजी की क्लास में आज के हमारी प्रमुख टॉपिक है नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो एनसीईआरटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको सभी को पता है एनसीईआरटी से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा आपको एनसीईआरटी बुक पर ध्यान देना है। उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम बचे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू से प्रैक्टिस करनी है। इतना ही पर्याप्त है आपके बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए। आप एनसीईआरटी तैयार कर लेते हैं तो आपको अलग से जीएस के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। आज की टॉपिक हमारी स्टार्ट हो रही है। मानव शरीर की प्रतिवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है। आंसर होगा मेडुला ऑब्लांगेटा में। हृदय की धड़कन की गति किसके द्वारा बढ़ती है। आंसर है अनुकंपी तंत्रिका द्वारा। टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में सभी से क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं, तो आप एक एक पॉइंट को बेहद ही ध्यान से देखेंगे। प्रेरक कौशल जिसे मोटर स्किल कहा जाता है मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित है। तो यह ललाट भाग के द्वारा संबंधित है। मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है रेम्बेन सिफेलान। नर्वस सिस्टम के अध्ययन को न्यूरोलॉजी यानी कि तंत्रिका विज्ञान कहा जाता है। याद रखेंगे। कम नींद आने के लिए किस चिकित्सा शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। इसे अनिद्रा कहा जाता है, जिसे कि स्लीपलेसनेस भी कहते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध शरीर का समर्थन करता है। तो अंतराली केंद्रक कहते हैं इसे। औसतन एक सामान्य मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है। 1.36 केजी होता है। शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय कौन करता है। आंसर होगा स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुरज्जु कहते हैं हिंदी में। सेरेब्रल पॉल्सी का मस्तिष्क संबंधी विकार है जो कि सामान्यतया छोटे बच्चों में पाया जाता है। अगला पॉइंट है तंत्रिका तंत्र का विकास सर्वप्रथम किस जीव में माना जाता है। तो यह है आंसर हाइड्रा में। मनुष्य में कपाली तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है। यह 12 जोड़ी होती है। मनुष्य में मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है। आंसर होगा 31 जोड़ी। मानव शरीर में भूख तथा तृप्ति मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती है। तो हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित होती है। डिस्लेक्सिया नामक बीमारी मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है। यह मस्तिष्क से संबंधित है। शरीर के अन्य सभी अंगों की तुलना में किस अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता सर्वाधिक होती है। आंसर होगा ब्रेन। तंत्रिका ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है। उत्तेजनाओं को प्राप्त करना होता है तथा मेरुरज्जु व मस्तिष्क के आवेग को भेजना इसका प्रमुख कार्य है। अगला पॉइंट देखते हैं। भोजन ग्रहण के पश्चात आहार नाल की तरंग गति और इसकी दीवार की ग्रंथियों के सिक्रेशन का उत्तेजन किस तंत्र द्वारा होता है। तो परानुकंपी तंत्र के द्वारा। आंसर होगा। अगला पॉइंट देखते हैं। कौन से तंत्र हमारे शरीर में समन्वय का कार्य करते हैं। तो तंत्रिका एवं अंतःस्रावी तंत्र जिसे एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता है कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, वह किस रोग से पीड़ित है। इसे बुलिमिया कहा जाता है। जैविक घड़ी यानी कि बायोलॉजिकल क्लॉक मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है। आंसर होगा हाइपोथैलेमस। एपिथैलेमस किन ग्रंथियों से निर्मित होता है। तो यह पीनियल ग्रंथि से निर्मित होता है। मानव शरीर का कौन सा अंग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है। आंसर है मस्तिष्क। मांसपेशियों के रेशों में आवेग संचरण के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता होती है। आंसर है सोडियम। मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है। आंसर होगा 3 भागों में, जिसे कि सेरेब्रम, सेरेबेलम और ब्रेन स्टेम कहते हैं। ब्रेन स्टेम तीनों याद रखेंगे। न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ लंबा भाग क्या कहलाता है। यह एक्सॉन कहलाता है। हिंदी में तंत्रिकाक्ष कहेंगे। तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिकाक्ष के चारों ओर किस पदार्थ का आवरण होता है। मैलिन का आवरण होता है। सुई चुभाने पर किस अंग में पीड़ा का अनुभव नहीं होगा। तो यह मस्तिष्क में। मानव के जन्म के पश्चात किस अंग में कोशिका विभाजन नहीं होता है। तंत्रिका कोशिका में कोशिका विभाजन नहीं होता है। चिकित्सा उपकरण और उसके उपयोग क्या है, आइए देखते हैं। सीटी स्कैन का उपयोग होता है शरीर में असामान्यता के लिए।
इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ यह हृदय में विकार का पता लगाने के लिए यूज किया जाता है। ऑटो एनालाइजर यह जैव रासायनिक तत्वों की जांच में इसका उपयोग होता है। पेसमेकर का उपयोग हृदय की गति नियंत्रित करने में होता है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग वृद्धि, स्मृति और तर्क का केंद्र होता है? तो सेरिब्रम होता है। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मिलन को क्या कहते हैं? साइनेप्सिस कहा जाता है इसे। सिनेप्स याद रखेंगे। प्रतिवर्ती क्रियाओं की खोज सर्वप्रथम मार्शल हॉल ने की थी। अगला टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र। पहले हम दो टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं। बहुत जल्द ही आपकी बायोलॉजी समाप्त हो जाएगी। इसके बाद हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे। मानव शरीर में कौन सी रक्त कोशिकाएं संक्रमण से शरीर की रक्षा करती हैं? तो आंसर होगा WBC यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं। वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक जरूर करें। अगला पॉइंट हमारा है, किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वदाता होता है? आंसर होगा O ब्लड ग्रुप का व्यक्ति। हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ है जिसका प्रमुख कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। वृद्ध व्यक्ति का रक्तदाब सामान्यतया बढ़ जाता है। एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का औसत पीएच मान कितना होगा? तो 7.35 होता है। 7.35 से लेकर के 7.45 पीएच तक होता है, याद रखेंगे। इसलिए सामान्यतया 7.4 कहा जाता है ब्लड का पीएच मान, जो कि कई बार पूछा गया है एग्जाम में। रक्त समूहों के खोजकर्ता कार्ल लैंडस्टीनर हैं। आरएस कारक का नाम किस जंतु से संबंधित है? तो यह बंदर से संबंधित है। AB रक्त वर्ग का व्यक्ति किसी भी रक्त वर्ग के व्यक्ति का रक्त ले सकता है, इसलिए इन्हें सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है। कुमार गौरव सर की ब्रह्मास्त्र बैच की बायोलॉजी की क्लास भी चैनल पर अपलोड है, तो आप लोग चाहें तो उसे देख सकते हैं, बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। अगला पॉइंट हमारा, श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या है? तो यह शरीर की प्रतिरक्षा करना। रुधिर के जमने से किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो रुधिर के जमने में कैल्शियम की आवश्यकता होती है। लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस अंग में नष्ट होती हैं? तो यह प्लीहा में नष्ट होता है, जिसे स्प्लीन कहते हैं। मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है? 120/80 mmHg, याद रखेंगे। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो यह तरल संयोजी ऊतक है। यदि एक पिता का रक्त वर्ग A और माता का रक्त वर्ग O है तो उनकी संतान रक्त वर्ग कौन सा होगा? A अथवा O आंसर होगा। रुधिर प्लाज्मा में प्रतिरक्षी प्रोटीन किसके कारण निर्मित होते हैं? तो यह है लिम्फोसाइट। दिल का दौरा पड़ने के पहले घंटे को किस नाम से जाना जाता है? गोल्डन आवर के नाम से जाना जाता है। मनुष्य के शरीर में रक्त का दाब कितना होता है? आंसर होगा वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अगला पॉइंट देखेंगे, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित को किस रोग के नाम से जाना जाता है? ल्यूकेमिया के नाम से अथवा रक्त कैंसर भी कहते हैं। इंसुलिन नामक हार्मोन का मुख्य कार्य रक्त में शर्करा की मात्रा पर नियंत्रण करना होता है। रक्त में ग्लूकोज का स्तर किसमें व्यक्त किया जाता है? तो आंसर होगा मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। रक्त का थक्का बनने के दौरान होने वाली कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं? तो थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोथ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम मिलकर के यह थ्रोम्बिन बनाते हैं। थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजन मिलकर के फाइब्रिन बनाते हैं। फाइब्रिन प्लस रुधिराणु मिलकर के रक्त का थक्का बनाता है। जैविक प्रक्रिया को तेज करने में कौन सा पदार्थ उत्तरदायी है? आंसर होगा एंजाइम। अगला पॉइंट, प्रतिजन यानी कि एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो कि एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीपित करता है तथा इसकी मुख्य विशेषता प्रतिरोधियों के निर्माण को प्रेरित करना होता है। रक्त को हृदय तक पहुंचाने वाली धमनियां क्या कहलाती हैं? तो यह हृदय धमनियां कहलाती हैं, यानी कोरोनरी आर्टरीज। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः कहाँ बनती हैं? यह अस्थि मज्जा में बनती हैं। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? लगभग 90% होता है। स्टार्च के जल अपघटन से कौन सा एंजाइम बनता है? आंसर होगा एमाइलेज। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में परिवर्तन थ्रोम्बिन एंजाइम के कारण होता है। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने किसकी भूमिका होती है? तो ये सोडियम की भूमिका होती है। इसमें एंजाइम एक प्रकार का बायोकैटालिस्ट है, यानी कि जैव उत्प्रेरक है। एक धड़कन
या हृदय गति की एक आवृत्ति में लगभग कितना सेकेंड लगता है? तो 0.8 सेकेंड। रक्तदाब का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है? आंसर होगा अधिवृक्क यानी कि एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा होता है। अगला पॉइंट हमारा, हृदय के संकुचन से धमनियों की दीवारों पर पड़ने वाला दाब रुधिर दाब कहलाता है। अत्यधिक ऊंचाई पर जाने पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? लाल रक्त की कणिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है, विशेष तौर पर आप ध्यान देंगे। बीपीएससी टीआरई 4 में इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। एनीमिया रोग किस पोषक पदार्थ की कमी के कारण होता है? तो फोलिक एसिड। मानव शरीर की सबसे लंबी शिरा कौन सी है? ग्रेट सैफिनस शिरा होती है, जो कि पैर में उपस्थित होती है। श्वेत रक्त कणों की संख्या में होने पर आप ध्यान देंगे, श्वेत रक्त कणों की कितनी संख्या होने पर रक्त कैंसर होता है? तो 12,000 सीसी से के लगभग याद रखेंगे संख्या, 12,000 सीसी। रक्तदाब के उपचार में किस पौधे का उपयोग किया जाता है? सर्पगंधा नामक पौधे का। राउल्फिया सर्पेंटाइना इसे इंग्लिश में याद रखेंगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? तो महाधमनी, जिसे एरोटा कहा जाता है। किस अंग को मानव शरीर का रक्त बैंक कहते हैं? प्लीहा को। रक्तदाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? स्फेग्नोमैनोमीटर का। अशुद्ध रक्त प्रवाह का क्रम क्या है? तो हृदय से महाधमनी, महाधमनी से धमनियाँ, फिर धमनिकाएँ और कोशिकाएँ अंग, ये क्रम है। क्रम भी पूछा जाता है एग्जाम में। कोलेस्ट्रॉल की सामान्य सीमा मानव में कितनी है? तो याद रखेंगे 150 से लेकर के 260 mg पर 100 ml। रक्त समूह AB को सार्वभौमिक ग्राही क्यों माना जाता है? आंसर होगा क्योंकि रक्त समूह में प्रतिरक्षी नहीं पाए जाते हैं। एंटीबॉडी क्या है? तो यह एक ग्लाइकोप्रोटीन है। सिकल सेल एनीमिया का रोग किसकी विकृति से होता है? तो RBC की। रक्त परिसंचरण से संबंधित अंग व उनके कार्य क्या है? हृदय का कार्य होता है रक्त को संपूर्ण शरीर में प्रवाहित करना। धमनियों का कार्य होता है रक्त को हृदय के अंगों तक पहुंचाना। शिराओं का कार्य होता है रक्त को शरीर से हृदय तक पहुंचाना। और कोशिकाओं का कार्य होता है धमनी तथा शिरा के रक्त का सम्मिलन करना। रिसर्पिन क्या है? तो रिसर्पिन नामक औषधि का प्रयोग किस लिए किया जाता है? आंसर होगा उच्च रक्तदाब को कम करने के लिए। कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडी का उत्पादन करती है? लिम्फोसाइट। अगला पॉइंट हमारा, रक्त में उपस्थित प्रमुख पदार्थ। रक्त प्लाज्मा हल्का पीले रंग का तरल पदार्थ होता है। एल्बुमिन होता है। ऑस्मोटिक दाब स्थापित करता है यह। ग्लोब्यूलिन का कार्य होता है संक्रामक रोगों से रक्षा करता है। फाइब्रिनोजन का कार्य रक्त का स्कंदन करना होता है। कणिका विहीन रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो यह प्लाज्मा कहलाता है। यदि दोनों जनकों यानी कि पेरेंट्स का रुधिर वर्ग AB हो तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? A, B और AB तीनों हो सकता है। स्वस्थ मनुष्य के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या सामान्यतया कितनी होती है? तो याद रखेंगे आप 1.5 लाख से लेकर के 4.5 लाख तक। एक वयस्क मनुष्य के रक्त में प्रति 100 मिली में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? तो 14.5 ग्राम होती है। पेप्सिन, ट्रिप्सिन या टाइलिन एंजाइम पाचक में सहायक होते हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखेंगे। माता पिता के रक्त समूह के आधार पर बच्चों में संभावित रक्त समूह क्या होगा? O यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप है तो संभावित रक्त समूह O और असंभावित यानी कि AB नहीं हो सकता है। यदि माता पिता में O और A है तो संभावित ब्लड ग्रुप होगा O या A, B या AB नहीं हो सकता। O और B है तो O और B होगा, A या AB नहीं हो सकता ब्लड ग्रुप। यदि माता पिता O और AB हैं तो ब्लड ग्रुप संभावित है A या B, लेकिन ध्यान देना है O या AB नहीं हो सकता है। A और A यदि माता पिता है तो संभावित ब्लड ग्रुप A या O हो सकता है, B या AB नहीं होगा। A या B माता पिता का ब्लड ग्रुप है तो संभावित रक्त समूह होगा A, B, O या AB और असंभावित इनमें से कोई नहीं, क्योंकि चारों इसमें हो सकते हैं। यदि AB है ब्लड ग्रुप माता और पिता का
ए और ए बी माता पिता का ब्लड ग्रुप है तो संभावित है ए बी ओ नहीं हो सकता है। यदि बी और बी है माता पिता का ब्लड ग्रुप तो संभावित है बी और ओ, लेकिन ए और ए बी नहीं हो सकता। यदि बी और ए बी माता पिता का ब्लड ग्रुप है तो संभावित है ए बी पर ओ नहीं हो सकता। यदि ए बी और ए बी दोनों माता पिता का ब्लड ग्रुप सेम है तो संभावित ब्लड ग्रुप है बच्चे का ए बी पर ओ नहीं हो सकता। अगला पॉइंट, सामान्य रूप से लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है तो 100 से 120 दिन होती है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि को क्या कहते हैं तो इसे हाइपरग्लाइसीमिया कहा जाता है। रक्त संबंधी समस्याएं क्या होती हैं? उच्च रक्तदाब को हाइपरटेंशन कहते हैं, निम्न रक्तदाब को हाइपोटेंशन, हीमोफीलिया इसे आघात से रक्तस्राव कहा जाता है और अरक्तता मतलब होता है हीमोग्लोबिन की कमी। धमनियां हृदय से ऑक्सीजन युक्त रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाती हैं। अगली टॉपिक हमारी रहेगी अंतःस्रावी ग्रंथियां एवं हार्मोन। तो जाते जाते चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।